निकलेगा। ओके, नेक्स्ट जो न्यूज है दैट विल बी द शिफ्टिंग सैंड विद द ग्लोबल सप्लाई चेन। शिफ्टिंग सैंड का मतलब है कि ग्लोबल सप्लाई चेन में क्या है, डिफरेंट कंट्रीज एक दूसरे को सप्लाई करती हैं, कोई कोई कंट्री इतना डोमिनेंट बन जाता है कि वो उसका मिसयूज करने लगता है। जैसे अब मैं हर चीज़ किसी और देश का यूज करूं तो उसमें वो सीक्रेटली कुछ कुछ लगा सकता है ना, जिससे मेरा आवाज़ कैप्चर करे, वहाँ पे जाए। आजकल टेक्नोलॉजी की ज़माना है, कुछ भी हो सकता है। मेरा लैपटॉप है, यहाँ का कैमरे में कुछ वो लगा के रखे हो कि यहाँ मैं जो भी कर रहा हूँ वो सब देख रहे हो, मेरा देख रहे हैं तो ठीक है। यही वाले लैपटॉप तो मिनिस्ट्री भी तो यूज करती है, मिनिस्ट्री में सीक्रेट बातें होती हैं। तो ऐसे में जो चाइनीज कैप्चर है फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन द इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन, तो उसको लेके है कि वर्ल्ड को इसका कुछ अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। आप देखिएगा अभी 5G का जो हम 6G का ट्रायल कर रहे थे उसमें चाइनीज इक्विपमेंट्स को बैन कर दिया था। तो ग्लोबल लेवल पे ये सप्लाई चेन यूएस का देखें या यूरोप का देखें या चाइना का देखें या इंडिया का देखें, तो कहीं ना कहीं इस सप्लाई चेन का काफ़ी इम्पैक्ट है। सप्लाई चेन का भी इम्पैक्ट होता है कि जब जब कोई युद्ध हो जाता है, जैसे इजराइल का युद्ध हुआ अभी इनसे हो रहा है गाजा में, अभी यूक्रेन एंड रसा, इसके कारण जो ये टेररिस्ट एक्टिविटीज हो जाती है समंदर में, अटैक हो रहा था, हौती अटैक कर रहे थे शिप पे, पूरा अफ्रीका घूम के लेके जा रहे थे, तो वहां पे भी सिक्योरिटी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो वही इसमें डिस्कशन है कि ग्लोबल सप्लाई चेन को कैसे सिक्योर किया जाए और कैसे इसका अल्टरनेटिव ढूंढा जाए। इंडिया का ये बहुत बड़ा सरदर्द है, क्योंकि चाइनीज जो हमारा इक्विपमेंट है, चाइना ही हमारा दुश्मन है और चाइनीज का ही सब कुछ, हम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो इक्विपमेंट्स है सब कुछ उन्हीं का यूज करें। ये बोर्ड भी चाइनीज कंपनी का ही है, मैक्सहब। ओके, तो दिस इज द केस। ग्रोथ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी, तो अभी जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसका रिपोर्ट आया है। उन्होंने कौन सा रिपोर्ट वो देते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है। तो वो उनमें उन्होंने इंडिया का जो प्रोजेक्शन लिखा है वो 7% लिखा है और ग्लोबल लेवल पे जो ग्रोथ रेट होगा वो 3% के आसपास है। वैसे सही है, 3% 7% दैट इज गुड, मतलब मॉडरेट है। तो वो थोड़ा सा एनालिसिस दिया हुआ है। आफ्टर दैट वी विल सी दैट द सेलिब्रेशन एंड विजिल, आई थिंक दिस इज ऑन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्या है अभी देखते हैं। एंड बोइंग पे जो काफ़ी डिफेक्ट आ रहा है उस पे एक है कि आजकल बोइंग का आप देखिएगा कि कई बार जो एरोप्लेन का टेक ऑफ या लैंडिंग में डिले हो जाता है। अभी हाल ही में था कि एक बोइंग का ये जो पहिया होता है ना, व्हील, वो ही ओपन नहीं हो रहा था। तो अभी 10 दिन पहले की ही बात है। तो उसको 2 घंटे तक ऊपर ही एयर में ही दौड़ाया ताकि उसका फ्यूल कम करें, जो उसकी जो डिस्ट्रक्शन, एक्सीडेंटल जो पॉसिबिलिटी होता है उसको कम करने के लिए, कि आग न लगे। तो ये सब हम देख रहे हैं कि डिफेक्ट आ रहा है, तो उसका रेगुलेटरी इश्यू है। कहीं ना कहीं रेगुलेशन स्टैंडर्ड अगर हम मेंटेन नहीं कर रहे तो ही हो रहा है। तो उस पर ये एनालिसिस है। ओके, जल्दी जल्दी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट न्यूज ऑलरेडी वी हैव डन विद, जिसका मेनली है कि वी आर डिस्कसिंग विद द चाइनीज प्रेसिडेंट, जो हमने अभी डिस्कलेशन करा, जो लड़ाई चल रहा था बॉर्डर पे, वहाँ पे समझौता हो गया कि हम अपने अपने बॉर्डर को हटा लेंगे। और जो ये हो रहा है कजान में हो रहा है, कजान का जो लोकेशन है ये है, यहाँ पे मॉस्को है, मॉस्को से ईस्ट में है, ठीक है। ये कजान है, KASA, एस था कि जेड था, जेड ही था, ठीक है। कजान, रशिया। ओके, next important news is the Supreme Court uphold the state legislature to regulate alcohol as a intoxicant, ठीक है। तो इस पे है कि 2 एंट्री है। एक एंट्री है एंट्री 8, दिस इज इनटू द स्टेट लिस्ट, और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल विल बी विद इन द एम्बिट, ठीक है। लेकिन साथ साथ एक है एंट्री 52 और ये है यूनियन लिस्ट में है। इसमें कहते हैं कि इंडस्ट्रीज द कंट्रोल ऑफ विच बाय द यूनियन इज डिक्लेयर्ड बाय द पार्लियामेंट बाय द लॉ, कि इंडस्ट्री पे कोई भी अगर लॉ बनेगा तो वो बनेगा यूनियन के द्वारा। तो उन्होंने कहा इंडस्ट्री की बात हो रही है तो अल्कोहल भी एक इंडस्ट्री है और इसीलिए इस पे हम लॉ हम बनाएंगे।
अब दिक्कत यह है कि जब आपका स्पेसिफिक रूप से दे दिया हो कि ये स्टेट में है, एल्कोहल का अगर हो तो वो स्टेट लिस्ट में होगा, तो आप उसको नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी के लिए अब आप यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि इंटॉक्सिकेटिंग, इंटॉक्सिकेटिंग। अब एल्कोहल पीने के पास इंटॉक्सिकेशन तो होता ही है, तो साफ साफ बात है कि इंडस्ट्रियल जो एल्कोहल होगा दैट विल बी विद इन द स्टेट लिस्ट। तो इसी पे काफी था, सेंटर ने अपना लॉ बना लिया था और सारा जो एल्कोहल इंडस्ट्री था उस पर, क्योंकि अगर आपके पास लॉ होगा तो टैक्सेशन आप अपने पास ले लेंगे, फिर आपका रिवेन्यू बढ़ेगा, जितना मन करेगा आप स्टेट को देंगे। ऐसे स्टेट का पावर होगा तो वो टैक्स अपना बढ़ाएगा घटाएगा, तो कोई भी अपने पावर को छोड़ना नहीं चाहता है। जैसे अब मैं आपको किसी को पावर दे दूं कि यहाँ का एसी का कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा, तो मजा आएगा ना कि एसी मेरे अनुसार चलेगा। तो कंट्रोल जब हो जाता है तो कोई भी कंट्रोल को छोड़ने में दिक्कत होती है। जैसे मैं कहूँ ना कि एसी नहीं, अब फैन का तो कंट्रोल इनके हाथ में था, तो वो कहेंगे, आप डिफाइन करना चाहेंगे ना, एसी एक तरीके से हवा देता है, फैन भी हवा देता है, तो इसका भी कंट्रोल मेरे पास होना चाहिए। तो यही लफड़ा यहाँ पे है। एक में इंडस्ट्री लिखा है, एक में साफ साफ लिखा है इंटॉक्सिकेटिंग लिक्विड। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंटॉक्सिकेटिंग लिक्विड का मतलब अल्कोहल ही होता है, आप अल्कोहल पीने के बाद ही वही इंटॉक्सिकेशन का केस आता है। क्लियर हो रहा है? ये लिख लीजिए, एंट्री 52 ये बोलता है कि इंडस्ट्री द कंट्रोल ऑफ विच बाय द यूनियन इज डिक्लेयर्ड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ टू बी एक्सपीडिएंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट। एंट्री 8 कहता है कि द पावर टू रेगुलेट द प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, possession, transport and purchase and sale of the intoxicating liquor. Next news is the Supreme Court set an CLAT order on the settlement by the BIJU. तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये जानना है कि what is the NCLAT? It is the National Company Law Appellate Tribunal. ये अपीलेट बॉडी है, मतलब कहीं से सजा आएगी और मैं खुश नहीं हूं तो मैं जाके अपील करूंगा, डायरेक्ट मैं जाके केस नहीं करूंगा। दिस इज द अपीलेट बॉडी। ओरिजिनल केस कहां पे करेंगे? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये है, अगर कंपनीज एक्ट से कुछ बना है और उसमें अगर दिक्कत आती है, जैसे कंपनीज एक्ट से कुछ लॉ बना और आपके मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे मैं कोई कंपनी हूं, आप कोई कंपनी है, मैंने आपको प्रॉमिस किया कि आप मेरा एडवर्टाइजमेंट दिखाइए और 1 साल में मैं आपको पेमेंट करूंगा 100 करोड़ 200 करोड़ जो भी है। मैं घाटे में चला गया, मैं नहीं पे कर पा रहा हूँ, तो आप कहाँ पे जाएंगे? 2 कंपनी के बीच में झगड़ा होगा तो दे विल गो इनटू द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। और वहां पे भी अगर सजा लगे कि अरे ये वर्डिक्ट सही नहीं है, कुछ दिक्कत है, तो अपील करने के लिए नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल है। ये स्पेशल बॉडी है। जैसे हमने एक दिन और पढ़ा था कि जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनके केस के लिए भी एक स्पेशल बॉडी होता है, ट्रिब्यूनल होता है। क्या नाम था उसका? यस, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। किस कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल के अंडर में आया था? किस साल देना है यूपीएससी वाला? 100 रैंक के अंदर आ रहा है इनका। व्हाट वाज द आर्टिकल? 323 ए था और अदर के लिए 323 बी था। रिवाइज कीजिए, जैसे ये बता दे रही हैं, यू ऑल शुड बी। अब रिप्लाई आनी चाहिए, 3 महीने से हम लोग पढ़ रहे हैं, अब टाइम तो हो गया है। क्लियर हो रहा है? इसमें आपको ये जानना है कि दिस इज अंडर द 223 बी। यहाँ पे है आर्टिकल 223 बी, और जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड अगर कुछ भी था दैट वाज अंडर आर्टिकल 223 ए था। ये स्पेशल बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी होते हैं। क्वासी जुडिशियल का मतलब इसमें सिर्फ जज नहीं होते, एक्सपर्टाइज भी होती है, एक्सपर्टाइज होते हैं अलग अलग एरिया में, और इसमें नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को नहीं फॉलो करते हैं। 2 होता है, एक होता है कि आप नेचुरल जस्टिस को फॉलो कीजिए, एक होता है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर थोड़ा रिस्ट्रिक्ट होता है, जो लिखा होता है उसी को फॉलो करते हैं, आप अपना रेशनल और रीजन नहीं अप्लाई कर सकते हैं।
इसमें आप रेशनैलिटी यूज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कम अधिक कर सकते हैं एज पर द। अगर आपको लगे कि बाइजू सच में घाटे में था, कहाँ से देगा बेचारा, खुद नहीं कमा पा रहा है, तो उसमें वो घटा सकते हैं। अगर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में लिखा होगा कि इस गलती के लिए ये सजा है तो वो देना ही है, आर यू गेटिंग ना। लेकिन नेचुरल जस्टिस में वो स्थिति देखते हैं कि अरे थोड़ा सा इनका ये था, कंडीशन सही नहीं था, दे देते हैं, ये जानबूझ के नहीं डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो ऐसे केस में वो थोड़ा सा ज्यादा और कम हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट वी आर गोइंग टू कवर, बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है। स्टबल बर्निंग का केस जो है वो आप देख ही रहे हैं, और यहाँ पे जो बहसबाजी हो रही है, क्या वायलेट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 21 के अंडर में लाइव राइट टू लिव इन ए क्लीन इन्वायरमेंट, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन टू लिव इन एन इन्वायरमेंट फ्री ऑफ द पोल्यूशन, वही मतलब हुआ क्लीन इन्वायरमेंट। अब ये किसके अंडर में सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है, आर्टिकल 21 के अंडर में। नॉर्मली आर्टिकल 21 इज टॉकिंग अबाउट द राइट टू लाइफ, यही है ना, राइट टू लाइफ। बट राइट टू लाइफ में ये बहुत कुछ इंक्लूड करते रहते हैं, जैसे ये क्लीन इन्वायरमेंट एक एक्सपेंशन है राइट टू लाइफ का, ठीक है। तो अगर कभी अगर पूछे कि राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट किस आर्टिकल के अंडर में आता है, तो दैट विल बी अंडर आर्टिकल 21। नॉर्मली लिखा नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का एक्सपेंशन है इस आर्टिकल का। हमारे पास प्रोटेक्शन टू इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए जो लॉ है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब लड़ाई इस बात पे चल रहा है कि स्टबल बर्निंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप उसको स्ट्रिक्टली डील कीजिए, लेकिन अब दिक्कत है कि जज को तो वोट लेने जाना नहीं होता है, वो तो एक बार बन गए, 65 साल 62 साल तक रहते हैं। अब वोट लेने किसको जाना होता है, नेता लोग को। नेता लोग तो डायरेक्ट इम्पोज ज़्यादा करेंगे नहीं कि आपने जलाया तो 20,000 रुपए दो, उनको भी पता है कि किसान नहीं दे पाएगा, तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा फाइन टाइप का लगाया था। सेक्शन 15 ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में थोड़ा थोड़ा फाइन लगा दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इतना छोटा छोटा फाइन नहीं लगाइए, ये तो राइट टू वायलेशन है फंडामेंटल राइट्स का, तो इसीलिए थोड़ा इस पे एकदम आपका एक्शन जो होना चाहिए वो थोड़ा सा रिगरस होना चाहिए। बदलापुर केस कंटिन्यूअसली न्यूज में था, क्यों था, पॉक्सो, हाँ जो पॉक्सो का केस था उसी से है। इसी में उन्होंने कहा था कि रेप का केसेज अगर आपको घटाना है तो सजा से ज्यादा आप एजुकेशन सिस्टम में बदलिए, तब जाके इस पे होगा, ठीक है। एक फॉल दिया है, द फॉल, नेम ऑफ द फॉल इज द रैट टेल फॉल, इट इज इनटू द तमिलनाडु, दिंडुगल डिस्ट्रिक्ट है। डिंडिगुल डिस्ट्रिक्ट इसलिए भी फेमस है, ये छत्रपति शिवाजी का एक फोर्ट था, फेमस फोर्ट डिंडिगल में भी था, मेडिएवल हिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे। हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द तमिलनाडु जो है वो डिंडिगुल में है, दैट इज द रैट टेल फॉल, स्पीशीज के लिए इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। रैट टेल, चूहे के पूंछ के जैसे दिख रहा है क्या, रैट टेल वही हुआ, चूहा दिख रहा है, अच्छा लग रहा है ये चूहा जैसे दिख रहा है, ये उसका पूंछ है, कुछ ऐसे दिख रहा होगा तभी इसका नाम है रैट टेल फॉल। साक्षी मलिक का नाम सुना है, कौन है, हाँ गुड, अभी रेस्टलर हैं ये लोग, फोगट फैमिली, ये इन्हीं के साथ दोस्ती थी, अभी बीच में मिलके लड़े और आपस में लड़ रहे हैं, तो वही चल रहा है। इन्होंने बुक लिखा है, द नेम ऑफ द बुक इज द विटनेस, तो ये बहुत न्यूज में है, तो इनका बुक याद कर लीजिए कि बुक विटनेस इन्होंने लिखा है। विनेश फोगट जीती है ना महाध्यान, क्लियर, आगे बढ़े। विटनेस, सेंटर टाइटन्स नाउ फॉर द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दैट कम्स अंडर द नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर द राइट ऑफ द डिसेबल्ड पर्सन, ये विरोध कर रहे हैं जो अभी इन्होंने स्ट्रिक्ट किया। पहले ये था कि आपका एकदम ऑब्लिगेशन नहीं था, मैंडेटरी नहीं था, थोड़ा आप डीले करवा सकते थे जो सर्टिफिकेशन के लिए। उन्होंने कहा है कि अब ये मैंडेटरी है, यू हैव टू सबमिट द प्रूफ ऑफ योर डिसेबिलिटी बिफोर द गेटिंग द पोस्ट। पहले तो पोस्ट लेके भी तो ये डॉज कर रही थी, आगे बढ़ा रही थी, तो इसी को लेके है, क्योंकि अब इनका मानना है कि कई बार आप
जाते हैं प्रोसेस में लंबा टाइम लग जाता है, तो तब तक तो जॉब में आपकी एंट्री देनी चाहिए। तो इसी पे ये डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। तो यही है कि इसको लेके है कि आप अगर कोई एक ज़्यादा गलती कर देता है तो आप एकदम रूल को टोटली स्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, थोड़ा सा रीजनेबल होना चाहिए। या तो आप सिस्टम को इतना अच्छा बना दीजिए कि उसमें करप्शन या भाग दौड़ की केसेस ना हो। साइबर लॉस का जो है 0.7% सिर्फ आपको ये फैक्ट याद कर लीजिएगा। साइबर क्राइम पे अगर आता है तो ये पता होना चाहिए कि जो साइबर लॉस है ड्यू टू द साइबर फ्रॉड वो 0.7% ऑफ द जीडीपी के करीब में अभी जाने लगा है। दैट इज बाय द आवर कॉमर्स मिनिस्ट्री का जो है, यूनियन होम मिनिस्ट्री का जो है रिपोर्ट है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बाय द साइबर फ्रॉड एंड दिस एक्ट अंडर द यूनियन होम मिनिस्ट्री। ये भी लिख लीजिएगा, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर साइबर क्राइम रिलेटेड ये बॉडी है दैट वर्क्स अंडर द यूनियन होम मिनिस्ट्री। इंटरनली कोई भी अगर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन आता है उसको डील करने के लिए होम मिनिस्ट्री ही होती है। आपको अगर गेस करना हो और इंटरनल डिस्टरबेंस से रिलेटेड कुछ भी है, एक्सटर्नल से डिफेंस मिनिस्ट्री आएगा, इंटरनल अगर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का केस आता है तो उसको डील करता है होम मिनिस्ट्री, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अरिया का केस था। अरिया का केस में ये है कि दीज कपल्स दे आर द जैन फैमिली, दिस पर्सन इज द इंजीनियर वर्किंग टू द जर्मनी। और ऐसे में एक बार ये मिला जब इंस्पेक्शन हो रहा था कि अरिया का जो पेरेंट्स हैं दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड द केयर फॉर देयर चाइल्ड। फिजिकली एब्यूज हुआ होगा, इस तरीके का एब्यूज नहीं था, नॉर्मल था कि वो बेड पर से गिर गई थी, रो रही थी, आवाज बाहर आया, पुलिस वाला आया तो वो उठा के ले गए बच्चे को कि पेरेंट्स सही से अपने ब्रिंगिंग नहीं है। नहीं, वन इज द वर्किंग एंड द वाइफ इज द सी इज द हाउस वाइफ, होम मेकर, ठीक है। तो ये केस है। तो आप सोचिए कि बच्चे को उठा के ले गए कि रो रहा था तेज तेज, उसको सही से बेड पे, हम लोगों के वहाँ क्या होता है बच्चा दिन भर में 3 बार बेड से गिरता है होगा आई थिंक, ठीक है। और वो छोड़िए, आप ऐसे देख लीजिए बच्चों का क्या हालत है कि जो चाइल्ड लेबर है दैट इज वेरी कॉमन। हर एक चाय वाले की दुकान पे एक छोटा हाँ, लेकिन मतलब वहां पे ये है कि इवन दे चेक अबाउट द कैलोरीज। अच्छा, क्या खिला रहे हैं क्या पिला रहे हैं। तो यहाँ तो सांस वाला तो मैटर तो ज्यादा ही है। वो ये बात आपका सही है कि यहाँ पे साहसी पुलिस है, ये भी एक नया सीरियल बनेगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना क्या है ये, जस्ट एक इवेंट चल रहा है, आप सोसाइटी में कहीं पे भी इसका एग्जाम्पल के रूप में यूज कर सकते हैं। क्योंकि बड़ा ये केस 2 सालों से ये चल रहा है कि उसके बच्चे का कस्टडी नहीं दे रहे हैं। पूरा हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री जब भी जर्मनी का कोई प्राइम मिनिस्टर आता है तो उससे सोर्स लगाया जाता है। तो ये है कि आपका लेवल क्या है तो किस किस चीज़ के लिए सोर्स लग जाता है। यहाँ पे तो इंडियंस जाते हैं, जल जाते हैं फैक्ट्री में, उनका लाश नहीं मिलता है, वो भी नहीं आ पाता है तो सोर्स नहीं लग पाता है। और वहाँ पे तो है सिर्फ कस्टडी लेना है तो उसके लिए पूरा वहाँ का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, हम लोग पूरा अपना जोर लगा दे रहे हैं कि हाँ कस्टडी हम लोग दिलवाएंगे। वैसे इनका है कि 1 महीने में 2 बार ये लोग मिल सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे एक जगह दिया है कि for her interaction with a priest who flew from the Mumbai to the teach her some rituals। आप समझते हैं कि रिचुअल्स पढ़ाना है, मुंबई से एक प्रिस्ट को बुलाया, पढ़ा के जाएगा, कितना पैसा खर्चा किया होगा। दैट इज द, मतलब आप देख रहे हैं कि वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड क्या है कि एक टॉपिक, यहाँ पे पूरा स्कूल में सिलेबस पढ़ाने के लिए किसी टीचर को अलग से ना बुलाए, अगर अलग से पैसा देना हो तो। दैट इज द केस कि मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि अगर आपके पास हैव एंड हैव नॉट्स में कितना डिफरेंस है, 2 कंट्री का तुलना कीजिए, एक का क्या लेवल है, एक का क्या लेवल है। यू कैन कंपेयर कि वहाँ पे मतलब एक सिर्फ एक स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए है। यहाँ पे टीचर्स आप देखिए कई कॉलेज में सब्जेक्ट के टीचर गायब होते हैं कि ये सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए टीचर ही नहीं है और पूरे साल गायब रहते हैं।
तो जस्ट कंपेयर, जब कभी इससे उससे लिखना हो तो ये सब चीजें बहुत काम आती है, इससे के लिए अलग से तैयारी नहीं होती है। यही सब एग्जाम्पल आपका इससे आपका एक्सेलेंट बन। हाँ अच्छा, जर्मनी का भी 18th एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ द जर्मन बिजनेस भी यहाँ पे होगा। नॉन बासमती वाला तो समझ में आ गया ना क्या है, उसी समय मैंने समझा दिया था कि बासमती हमारा ब्रांड है तो उसको नहीं करा था। अभी बीच में प्राइस बढ़ रहा था तो बैन कर दिया था। अभी हमने प्रोडक्शन अच्छा हुआ है, मानसून अच्छा हुआ है तो हमने बैन हटा दिया ताकि हम इन्फ्लेशन पे कंट्रोल कर सके। जब बैन करते हैं तो एक तरीका ये भी होता है कि वो एक और तरीका देते हैं कि टोटल बैन नहीं करते हैं, वो बैन करते हैं कि इस रेट से ज्यादा पे आप कम पे नहीं भेज सकते हैं। जैसे होता है ना कि उससे ज्यादा पे करेंगे 598 टन मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस ऑफ द नॉन बास। रेट कम होना बहुत मुश्किल होता है, ये तो है। एक बार रेट अगर बढ़ जाता है, बहुत रेयर केस में होगा कि रेट कम होता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा बढ़ता है तो हो जाता है। जैसे टमाटर 200 से तो घट के 30 पे आ ही जाता है, लेकिन 30 से 32 होता है तो नहीं आता है। लेकिन ये है कि आज, लेकिन वेजिटेबल में तो कम होता है, वो तो सीजनल होता है ना। गोभी 100 रुपए से शुरू होगा, अभी घट घट के 20 रुपए पे आ जाएगा। हाँ ये तो है कि इन्फ्लेशन हर साल बढ़ता है तो ये तो बढ़ेगा ही। तो डिपेंड करता है ना, जैसे ये सब चीजें हैं कि वो इन्फ्लेशन के साथ बढ़ती हैं। ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो वो डेली का काम है ना। डेली अगर आप टमाटर 200 रुपए किलो अगर खरीदना स्टार्ट कर दें तो फिर जीना मुश्किल हो जाए। एक महीने में अगर जो कोई फैमिली है, एक मजदूर है, वो 50 रुपए 100 रुपए 200 रुपए कमाता हो तो उसको उसी में चावल भी लाना है, उसको सिलेंडर का भी पैसा लाना है। दिक्कत ये है कि टमाटर जो उगाता है उसको फायदा नहीं होता है, मीडिएटर्स को फायदा होता है ना। जो दिक्कत इसमें ये होता है ना ही जो फार्मर्स है वो कभी फायदे में रहता है, ना ही कंज्यूमर फायदे में रहता है। जो बीच के स्टॉक, वो स्टॉक लगा के और मीडिएटर बन के करते हैं, दलाली करके, जो हम लोग ऐसे कहें तो उनको ज्यादा फायदा होता है। ये दिक्कत है। जो असली मेहनत करता है, असली मेहनत तो फार्मर करता है ना। वो किसी भी कंडीशन में आप देखिएगा 10 रुपए 15 रुपए से ज्यादा का नहीं उसका आय होता है। और उस समय इन्फ्लेशन होता है जब सीजन नहीं होता है। तो ये सीजन नहीं होगा तो कौन कमाएगा? जो कोल्ड स्टोरेज मीडिएटर है वही रखा होगा ना। जब फार्मर का कमाने का टाइम होता है उस समय तो एकदम जमीन पे प्राइस आ जाती है, 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए, क्योंकि एक फ्लड हो जाता है। और बीच में जब गायब होता है तो कोल्ड स्टोरेज वाले कमाते हैं, कोल्ड स्टोरेज मीडिएटर। दैट इज द केस। हम्म, हाँ किसान वही, यही मेन है ना। जैसे आप कह रहे हैं कि क्या हो जाएगा एक महीने, तो किसान कमाए तो बढ़िया है। किसान नहीं कमाता है वो फायदा मीडिएटर कमाते हैं। इंडिया क्लोज टू फाइनलाइज द इंडस्ट्रियल कार्बन टारगेट, तो अभी फाइनलाइज करेंगे तो हम देखेंगे। अभी जो इनका सीओपी चल रहा है वो चल रहा है बाकू अजरबैजान में, ठीक है। तो इस पे अभी हम देखेंगे, अभी इस पे आर्टिकल आएगा तो एक दिन हम लोग डिटेल में इसका स्टडी करेंगे। ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी रेगुलेटरी बॉडी है। जो आपके अप्लायंस आते हैं कि आप रेटिंग देखते होंगे ना, 3 स्टार रेटिंग है, 4 स्टार रेटिंग है, आप CFL पे भी देखते होंगे। तो ये सब रेटिंग जो भी है वो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी ही करता है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2002 के थ्रू इनको बनाया गया, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2002। Next important news is the research meld AI and genomics to find the thousands of new viruses. वायरस जैसे डिफरेंट प्रजाति होती है वैसे वायरस की भी एक स्पीसीज ही है, स्पीसीज है। वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उनका बड़ा मुश्किल है। आर यू गेटिंग ना? वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे सोर्स पे अपना एग्जिस्टेंस देखते हैं। पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट का मतलब जो दूसरे के ऊपर निर्भर हो। जैसे लॉयन है, लॉयन छोड़िए, जो और क्या पैरासाइट होता है, ईगल जो है, बाज गिद्ध होते हैं, वो भी तो पैरासाइट होते हैं दूसरे पे, ठीक है। तो वो दूसरे को मार के खाते हैं, दूसरे पे अपना वो बनाते हैं, ठीक है। जो जू होते हैं बाल में, वो भी पैरासाइट ही है, अपना खुद प्रोड्यूस नहीं करते हैं, हमारे जो ब्लड है उस पर डिपेंडेंट होते हैं। तो एक स्पीसीज अगर दूसरे स्पीसीज पे अगर डिपेंडेंट हो, स्पीसीज पे, दैट विल बी द पैरासाइट। यही होता है। वायरस मोस्टली दे आर द पैरासाइट। यहाँ पे है वायरस आर द ऑब्लिगेट पैरासाइट, दे रिक्वायर ए होस्ट टू इन्फेक्ट एंड रेप्लिकेट। उसी के द्वारा वो प्रोड्यूस करते हैं और कहीं ना कहीं किसी होस्ट पे ही रखते हैं। जैसे आप देखते होंगे, आप कोविड वायरस हो या कोई भी जो वायरस होता है, दे ऑलवेज नीड सम
होस्ट, होस्ट का मतलब जिसके ऊपर वो जीते हैं। जैसे जू जो होता है उसका होस्ट क्या है, हम लोग हैं। अब पहले हमें आरएनए डीएनए के बारे में ज्यादा पता नहीं था, तो हमें स्पीसीज बीमारियां थी उसकी क्लोज हमारे पास स्टडी नहीं था। अभी हम उसका क्लोज स्टडी कर रहे हैं ड्यू टू द जो हमारा नया नया नॉलेज आ रहा है। जैसे आरएनए डीएनए अब हमें पता चल रहा है, इतना जो हम न्यू न्यू टूल्स कर रहे हैं जिससे हम देख पा रहे हैं माइक्रो लेवल पे, उससे भी छोटे लेवल पे। जैसे एक तरीका है, आपने देखा होगा कि कल्चर, बैक्टीरिया का कल्चर का आपने पढ़ा है। व्हाट इज द, इसमें कहीं ना कहीं वो था, एक मिनट में दिखाता हूँ। कल्चर बेस्ड मेथड क्या होता है, बैक्टीरिया आपने देखा होगा शीशे पे रख के जब आप ब्लड उलट देते होंगे तो वो शीशे पे रख के ले जाते हैं टेस्टिंग के लिए। जब उसको माइक्रोस्कोपिक से देख के कि कैसे बढ़ रहा है ऑर्गेनिज्म, क्या उसमें रिएक्शन हो रहा है, इसकी स्टडी को ही हम कहते हैं कि कल्चर बेस्ड मेथड। जो भी होता है उसकी प्रॉपर्टी कैसे इन्फेक्ट कर रहा है, दैट इज डन बाय दिस, कि कैसे बैक्टीरिया या पैथोजन ग्रो कर रहा है और क्या क्या उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। इसको हम लोग कहते हैं पेट्री डिश और द न्यूट्रिएंट रिच ब्रॉथ। जो हम कंडीशन क्रिएट करते हैं स्टडी के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उसको पेट्री डिश और द न्यूट्रिएंट रिच ब्रॉथ कहते हैं। ये क्या क्या हम देखते हैं कि कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे अपने आप को डिवाइड कर रहा है, किस तरीके से बिहेवियर है। जैसे हम लोग कोविड को क्या पढ़ रहे थे कि आप हाथ धोइए, तो क्या उसका ऊपर का स्ट्रक्चर था वो टूट जा रहा था। जो कोविड का स्ट्रक्चर कैसे था, ऐसे था और ऐसे ऐसे इसके स्ट्रक्चरिंग थी। हम कह रहे थे जब हम हाथ धो रहे थे तो ये ऊपर का जो स्ट्रक्चरिंग था टूट जा रहा था, तो उससे वो वायरस मर जा रहा था, यही था। तो स्ट्रक्चरिंग स्टडीज के ही द्वारा आता है। इस टोटल मेथड को हम कहते हैं कल्चर बेस्ड स्टडी। ठीक है, एक चीज और आप जानिएगा कि जो डिफरेंस होता है आरएनए एंड डीएनए में, व्हाट इज द डिफरेंस आरएनए बेस्ड वायरस एंड डीएनए बेस्ड वायरस। आरएनए बेस्ड वायरस बहुत डेंजरस होता है क्योंकि वो बहुत जल्दी अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर चेंज करेगा, हम दवा बनाए पुराने स्ट्रक्चर के लिए, वो नया चेंज कर लिया तो बीमारी वापस आ जाती है। कोविड क्यों बार बार आ रही थी, कई वेरिएंट पढ़ रहे थे ना कि ये बीटा वेरिएंट है, ये गामा वेरिएंट है, ऐसे ऐसे हम पढ़ रहे थे बीच में। वो उसका रीजन ये था कि वो आरएनए वायरस था और वो अपने आप को बहुत तेजी से चेंज करता है, अपने शेप को, अपने स्ट्रक्चर को। ये डीएनए वाले को के साथ नहीं होता है। जो डीएनए वायरस होता है दैट इज मोर स्टेबल जीनोम। ये आरएनए वाला बहुत तेजी से म्यूटेट करता है। म्यूटेट का मतलब अपने आप को चेंज, एंड दे एडॉप्ट क्विकली। जैसे होगा कि अगर वो किसी कंडीशन में नहीं रहते हो, जैसे मानिए वो ट्रॉपिकल एरिया में है, ट्रॉपिकल एरिया का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, गर्मी होती है। अगर वो एंट्री कर गया टेम्परेट रीजन में, पहाड़ों वाले रीजन में, तो धीरे धीरे वो सीख जाएगा कि वहाँ पे कैसे सरवाइव करना है। एक दो जनरेशन डाई करेगा, मरेंगे, उसके बाद वो सरवाइव करना स्टार्ट करेंगे। दैट्स वाई दिस आरएनए वायरस आर मोर डेंजरस दैन द डीएनए वायरस। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, कोविड, इबोला, जितनी भी बीमारियां हैं ये आरएनए टाइप का वायरस है, इसीलिए काफ़ी दिक्कत हो रहा है। ये वाला तो हमने पढ़ा है कि एंशिएंट मेटेओराइट वाज जायंट फर्टिलाइजर। एंशिएंट मेटेओराइट वाज द जायंट फर्टिलाइजर बम फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ। यहाँ पे कह रहा है जायंट का मतलब क्या होता है, रेड जायंट, बहुत बड़ा। फर्टिलाइजर बम का मतलब बम है, अभी तो तुरंत डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन आने वाले टाइम में उपजाऊ बना देगा चीजों को। यही है ना फर्टिलाइजर का मतलब, उपजाऊ बना दे। तो तुरंत जो मीटियोराइट का अटैक हुआ तो लाइफ एकदम जो भी थी चीजें खत्म हो गई। लेकिन धीरे धीरे उसमें क्या था, उसमें कार्बन के बहुत से कंपोनेंट थे। ओके, कहाँ पे है कार्बन, कार्बोनेसियस कोंड्राइट। ठीक है, इसका मतलब कार्बन था, कार्बन के डिफरेंट जो मिक्सचर होते हैं उसी में से एक मिक्सचर था। जब टूटेगा तो कार्बन बाहर निकलेगा एंड ऑक्सीजन भी निकलेगा, और जब ऑक्सीजन, कार्बन एंड फॉस्फोरस, सही है मेन इंग्रेडिएंट,
प्लांट टू प्लांट के ग्रो के लिए फॉस्फोरस की जरूरत होती है, कार्बन की भी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत हमारे लिए होती है। तो अगर ये इस मेटेओराइट में था तो स्टार्टिंग में दिक्कत हुई, पर धीरे धीरे उसके कारण चीजें और तेजी से, लाइफ का जो प्रोसेस था वो काफी तेजी से ग्रो किया। क्लियर हो रहा है? यही ओवरऑल इसका है। तो अगर मेटेओराइट से रिलेटेड कुछ भी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेटेओराइट क्या होता है। एस्टेरॉयड जब एंट्री मारता है, जमीन तक पहुंच जाता है, वो मेटेओराइट्स होता है। ठीक है, उससे फायदा भी है, घाटा भी है। फायदा ये है कि हमें साइंटिफिक स्टडी पता चलती है कि दुनिया कैसे बना था, क्योंकि जितने भी मेटेओराइट्स हैं वो जब यूनिवर्स बना था तभी से वो लोग हैं, तो उनका कंपोजिशन पढ़ के हमें पता चलने लगता है कि ओवरऑल कंपोजिशन क्या है। क्लियर हो रहा है? मेटेओराइट्स दे आर द सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी होते हैं ना, जितना भी दिखता है आकाश में, सूरज, चांद, तारे, प्लैनेट, सब क्या है? सेलेस्टियल बॉडी है। उसी में से एक ये है, ये छोटा है साइज में, लेकिन इतना बड़ा होता है कि एक शहर, एक स्टेट को गायब कर दे। ठीक है, तो दैट्स डिपेंड अपॉन द साइज। अगर साइज मून के बराबर है तो आधा अर्थ को गायब कर सकता है। अभी मानिए कहीं से आ जाए मून के बराबर, पूरा का पूरा हमें आधा अर्थ को इम्पैक्ट करेगा। उसके कारण पूरा अर्थ हीटेड अप भी तो हो जाता है। मानिए कोई चीज है, बॉल वहां पे तेजी से मारूं तो आप जाके टच कीजिएगा, वो गर्म रहेगा। कोई चीज टकराती है, अभी देखिएगा एक्सीडेंट होता है तो लोहा वहां पे बहुत गर्म हो जाता है, तो पूरा अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो और स्पीसीज नॉर्मल हम कब तक जीवित रहेंगे? 32, 33, 40, 50 डिग्री हो जाए, जिस दिन 80 चला जाएगा तो जी थोड़ी पाएंगे, बॉइलिंग टेम्परेचर आने लगेगा ना, तो मुश्किल हो जाएगा। दैट इज द केस। तो जब मेटेओराइट टकराता है तो टेम्परेचर भी चेंज होता है, ओवरऑल जो केमिकल फॉर्मेशन होता है वो भी चेंज होता है। मणिपुर में क्राइसिस चल रहा है। मणिपुर का ये है कि वो लोग भी स्पेशल स्टेटस की मांग करते हैं, खासकर जो कुकीज हैं वो अपना हिल वाले एरिया को कह रहे हैं कि अलग स्टेट बना दीजिए, वहाँ पे स्पेशल स्टेटस दे दीजिए। तो यहाँ पे यही चीज़ें हमेशा, कई केसेज हैं सुप्रीम कोर्ट का, इसमें कई केस का डिस्कशन हुआ है। जैसे इसमें डिस्कशन हुआ कि एक सिक्किम का केस है। सिक्किम जब बना था तो वहाँ पे ट्राइबल, जैसे मणिपुर में क्या चल रहा है कि आप जो कुकीज हैं उनको आप स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दीजिए, यही है ना। तो ऐसा केस दिया जाएगा तो फिर तो आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं ना, नहीं एक तरीके से एक्सेप्टेबल है, लेकिन एक्सेप्टेबल है इन इंडियन केस, इंडिया केस में जहाँ पे स्पेशल नीड लगता है। जैसे इन्होंने सिक्किम का एग्जाम्पल दिया, जब सिक्किम को इंडिया में मिलाया गया, पहले सिक्किम 1975 तक क्या था? अलग स्टेट था, अलग राज्य, छोटा सा राजवाड़ा था, जैसे नेपाल है, भूटान है, वैसे वो भी था, आज वो इंडिया का पार्ट है। तो उसको जब मिलाया गया था तो हमने स्पेशल प्रोविजन बनाया था, आर्टिकल 371F दिया था, इसमें डिफरेंट प्रोविजन है। उसमें ये भी राइट दिया गया था कि उनके जो पॉपुलेशन है, खासकर जो उनका कौन सा ट्राइब है, लेप्चा एंड भूटिया, दो ट्राइब है, लेप्चा भूटिया कुछ लिखा है, भूटिया लेप्चा जो कम्युनिटी है उनको अलग से रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, मेजॉरिटी के रूप में रिप्रेजेंटेशन दिया गया था कि इस ट्राइबल को हम इतना सीट देंगे। क्लियर हो रहा है? नॉर्मल ऐसा नहीं है किसी भी स्टेट में, लेकिन स्पेशल कंडीशन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जाता है, अमेंडमेंट करके इन्होंने आर्टिकल जोड़ा, जो आर्टिकल का नाम था 371F, और इसमें इन्होंने स्पेशल ट्राइबल को सीट रिजर्व किया। न्यूज़ से मिलेंगी। हाँ, तो बेसिक आप उसका एक तो क्लास में हो जाएगा। सीट के साथ साथ उन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जिससे सीट शेयरिंग होता है, उसको भी चेंज किया था। अब जो पार्लियामेंट ने इस पे, ये जब हमने चेंज किया था, स्पेशल प्रोविजन दिया था, तो केस तो लोग करेंगे सुप्रीम कोर्ट में कि तो डिस्क्रिमिनेशन है, आपने एक कम्युनिटी को सीट असाइन कर दिया। सीट असाइन इस बेसिस पे था ना कि वो या तो आदिवासी हो, SC ST हो, और वो भी ओवरऑल पूरे इंडिया लेवल पे है। ऐसा नहीं है कि इस स्टेट में इसी कम्युनिटी को हम सीट दे देंगे। सिक्किम में तो लेप्चा एंड भूटिया जो थे उनको ही दे दिया कि आप ही दो लोग। ऐसे SCs का भी होता है, SCs में हजारों कम्युनिटी है, सबको मिलता है ना, लेकिन यहाँ पे दो कम्युनिटी को स्पेशल दे दिया, तो स्पेशल आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं।
और वो भूटियाज आर ए बिट मतलब ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत पिछड़े हैं, जो और ट्राइबल्स हैं उनकी तुलना में दे आर मच बेटर। तो विरोध हुआ, वही सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देयर इज द इनहेरेंट्स ऑफ द सोशियो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द सिक्किम, और वहाँ पे भूटिया लेप्चा कम्युनिटी का जो है वो रिप्रेजेंटेशन हमेशा हाई रहा है, उसको मेंटेन करने के लिए ये आर्टिकल जस्टिफाइड है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टक डाउन नहीं किया, वो कंटिन्यूड रखा था। क्लियर हो रहा है? तो ऐसे केस में ऐसा नहीं है कि इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक क्यों? क्योंकि हम इस स्टेट को अलग अलग लेवल पे डील करते हैं। सारे स्टेट को वो एक जैसे रूल से हम डील नहीं करते, एक्सेप्शन केसेस देते हैं। जम्मू एंड कश्मीर अलग कॉन्स्टिट्यूशन दे के रखा था। ऐसे ही आप देखिएगा नागालैंड, मणिपुर, शेड्यूल 6 हम लोगों ने पढ़ा था। शेड्यूल 6 में कौन कौन है बताइए, आप बताइए। शेड्यूल 6 तो कई बार पढ़े हैं, 4 स्टेट बताया था, मैप से याद कीजिए, मैप से मैंने बताया था। गुड, बहुत अच्छे। आसाम, आसाम के ही अंदर 2 हैं, मेघालय एंड त्रिपुरा, और सबसे नीचे वाला मिजोरम है। एक बार मैप देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ मैप से याद करना। एक ही स्टेट भी याद आ गया तो कनेक्ट कर सकते हैं। मैप में याद आ रहा है, दिमाग में बंद है मैप? एक बार मैप खोलिए आप लोग। चीजें अगर मैप से याद होना तो एक याद आ जाएगा तो सब कनेक्ट हो जाएगा। असम, त्रिपुरा एंड मेघालय, दोनों ये तीनों स्टेट एक दूसरे से उलझे हुए हैं, एकदम बीचों बीच है त्रिपुरा एंड मेघालय इन द असम, दिखा? और असम का ही आप नीचे जाएंगे तो वहां पे मिजोरम कनेक्टेड है, बॉर्डर कनेक्ट हो रहा है। मिजोरम के बाद कुछ नहीं है, बांग्लादेश वो है म्यांमार। याद हो गया? मैं भी मैप में दिखा दूं आप लोगों को एक बार। वेयर इज दिस? असम, असम में ही छुपा हुआ है मेघालय, यहाँ पे त्रिपुरा, और इस त्रिपुरा से कनेक्टेड है मिजोरम। कनेक्टेड कनेक्टेड दिख रहे हैं, अलग से आपको याद ही नहीं करना है। अगर एक याद हो गया असम तो यू विल easily recall all these things. Next news is with respect to the shifting sand with the global supply chain. यहाँ पे यही बात हो रही है कि जो सप्लाई चैन है वो डिसरप्ट होते रहता है। खासकर इन्होंने तुलना की है चाइना का और विद रिस्पेक्ट टू द दिस यूएस, ठीक है। इन्होंने एग्जांपल दिया है कि अभी जिस तरीके से यूएस एंड इजराइल ने अटैक किया हिजबुल्लाह पे, जो पेजर्स एंड वॉकी टॉकीज था, तो वो कह रहे हैं या तो पहले से ही वो फिट करके रखे होंगे या तो कंट्रोल कर लिए होंगे। तो कहीं ना कहीं सप्लाई अगर उनके ही एरिया से आया होगा, जो हिजबुल्लाह है, टेक्नोलॉजिकली दे आर नॉट डेवलप, तो वो किसका यूज करते हैं? यूएस इजराइल का ही करते हैं। अगर आप उसी का कर रहे हैं तो उनके पास पता है कि उसमें क्या क्या कैसे कैसे फंक्शन करता है। आप वहीं से ऑपरेट पहले से ही कोड करके लगा दें और उसको आप कंट्रोल करना स्टार्ट कर दें। अब इंडिया के जितने भी कंप्यूटर हैं देखिएगा मेड इन चाइना होता है। आप बैंक में भी जाइए और भी जगह पे जाइए, मेड इन चाइना खूब है। हमारी चाइना से युद्ध हो गया, वो क्या करेगा? सारा अगर मानिए बाय द वे वो सब में चिप लगा के रखता हो, कौन इतना खोल के देखता है? ठीक है, हर तो टेस्टिंग होती नहीं है, टेस्टिंग भी होती है तो वो उतने तरीके से सीक्रेट तरीके से बताते हैं कि हम नहीं पकड़ पाते हैं। जब खुद का लैपटॉप नहीं बना पा रहे हैं एक अच्छा सा, तो उनकी टेक्नोलॉजी कैसे पकड़ पाएंगे? तो दैट इज द केस। तो यही यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया को हमें अपना खुद का डेवलप करना चाहिए। जो भी चीज़ें, जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि जब 5G का हम स्टार्ट कर रहे थे टेस्टिंग, तो वहाँ पे हुवाई एक कंपनी है, वो चाइना की है, उसके ही इक्विपमेंट्स को हम यूज कर रहे थे क्योंकि और किसी ने बनाया नहीं था 5G के टेस्टिंग के लिए। तो इन्होंने इसको इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये सब ने रोक लगा दिया था। खासकर यूएस में रोक लगा देते हैं, उनको लगता है कि सिक्योरिटी का एंगल है, वो हमारा कैप्चर करना स्टार्ट करेंगे।
अभी देखिएगा कि अभी तो वो जो ऑटोमेटिक कार वार आने लगा है वो सबको भी बैन करके रखा है। जैसे खिलौना देखते होंगे ना, ऑटोमेटिक आता है, बच्चा बैठ जाता है वो कार चलता है, ऐसे अब रियल में ऑटोमेटिक कार का प्रोडक्शन होने लगा है, लेकिन यूएस ने बैन करके रखा है। उसको लग रहा है कि ये तो और बड़ा सर्विलांस हो जाएगा, तो वो तो आते जाते घूमते हुए पूरे शहर पे नजर रखेगा। ऑटोमेटिक है, कुछ भी किनारे से लगा दिया और उससे वो सारा का सारा डेटा भेज रहे हैं। कभी भी अटैक होगा तो उनको डेटा पता होना चाहिए ना, यहाँ यहाँ मेन मार्केट है, यहाँ पे अटैक करना है। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का बहुत यूज होने लगा है। आप देखिए कि हर चीज में अब इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है। हमारा फोन हो गया, हमारा घड़ी हो गया, अलार्म हो गया, हर चीज में चिप्स लगे हैं और वो चिप का कंट्रोल कोई भी दूर से बैठ के कर सकता है। और उसमें छोटा सा एकदम पिन के बराबर भी चीजें लगा के आपकी आवाज सुनी जा सकती हैं, आपका पूरा का पूरा पिक्चर्स लिया जा सकता है। दैट इज द केस। और उसी में ये कह रहे हैं कि इसको कहीं ना कहीं सिक्योर करना पड़ेगा। इन्होंने 2 मेथड करा है, कहा है कि जस्ट टू बी सिक्योर एक मेथड है, एंड जीरो ट्रस्ट, कि पहले पूरे तरीके से वेरीफाई करें जो भी चीजें आ रही हैं और उसके बाद ही एंट्री आप करने दें। डायरेक्ट आप मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट मना कर दिया फिर तो यूज कैसे होगा। जैसे मैं ये बोर्ड यूज कर रहा हूँ, एक का एक इसका इंपोर्ट ही बैन कर दें तो ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम पे इम्पैक्ट होगा ना। फिर मैं वही बोर्ड यूज करूंगा जो आराम से आपको पूरा पेपर सामने दिखा दे रहा हूँ, फिर मैं पेपर पढ़ूंगा, आपको दिखेगा भी नहीं, मैं चीजें लिखूंगा। ऐसे पढ़ाना इजी है ना, पेपर पूरा सामने दिख रहा है, मैं लाइनिंग कर दे रहा हूँ, यू नो एवरीथिंग। अगर मुझे नॉर्मल बोर्ड पे पढ़ाना हो तो मैं क्या, पेपर तो मेरे सामने होगा ना, वो मैं पढ़ूंगा फिर यहाँ पे लिखूंगा, टाइम भी बढ़ेगा, उतनी ज्यादा इफेक्टिव क्लासेस नहीं हो पाएंगी। तो आप डायरेक्ट चीजों को बैन नहीं कर सकते। ये है कि जब तक या तो खुद बना लीजिए, जब तक आप बना नहीं पा रहे हैं तो आए तो इसकी टेस्टिंग करवा लीजिए बॉर्डर पे ही, जहाँ पे कस्टम ड्यूटी जहाँ पे आती है, एंट्री होती है, आप वहाँ पे चेक करा लीजिए। ये सब चीजें इन्होंने बोला है, खासकर जो मिनिस्ट्री में यूज हो रहा है। जैसे नॉर्मल मेरे से यूज हो रहा है तो मैं क्या यूज करूंगा, क्लास में पढ़ाने के लिए यूज करूंगा, क्या वो क्लास देख के कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के वहां लग रहा है, किसी के जज के वहां लग रहा है, तो वो लोग डिसीजन लेते हैं ना। या कोई ऑफिसर है वो डिफेंस मिनिस्ट्री में काम कर रहा है तो वहाँ पे डिस्कशन होता है ना, मीटिंग हो रही होती है, क्या चलना है, चाइना के खिलाफ क्या प्लान बना रहे हैं आप, पाकिस्तान के खिलाफ क्या प्लान बना रहे हैं। तो ये सब को लेके काफी ज्यादा ये एक तरीके से थ्रेट है इंडिया के लिए। ओवरऑल डिस्कशन यही है। काला आजार एक दिन पढ़ा था हम लोगों ने, क्यों पढ़ा था काला आजार? फीवर, तो काला आजार होगा उसके बाद फीवर होगा। काला आजार बैक्टीरिया से होता है। क्या था बैक्टीरिया? लेशमानिया डोनोवानी। किस फॉर्म में है ये? विसेरल लेशमानियासिस। ये उस दिन पढ़े थे हम लोग, लेशमानियासिस। ओके, नाम टेढ़ा है, थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंडिया में अभी इंडिया ने बोला है कि हमारी केसेस कम हो गई है और इसको आप वो WHO से कि हमें सर्टिफिकेट दे दीजिए कि हमने एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेट करने का जो कंडीशन है कि 10,000 में एक केस से भी कम हो। जो ओवरऑल पॉपुलेशन है उसका रेशियो आप डिवाइड कीजिए तो 10,000 में एक से कम आएगा। इंडिया का ये केस 2 साल से आ रहा है 10,000 से कम। और क्या पढ़ा था हम लोगों ने? एक और सेम इससे के कारण जो होती है ब्लाइंडनेस आ जाती है, कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। ओके, इसको नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज भी कहते हैं। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज का मतलब होता है कि जो यहाँ का कंडीशन है, नेग्लेक्टेड कंडीशन है ना, कि हमारा लिविंग कंडीशन अच्छा नहीं है। सैंड फ्लाई से होता है। सैंड फ्लाई किस कंडीशन में होगा? गंदगी होगी। गंदगी में आदमी क्यों रहेगा? अपने शौक से थोड़ी रहता है। अगर मुझे बढ़िया किसी सोसाइटी में अगर फ्लैट मिले तो मैं क्यों जाके स्लम में रहूंगा? तो इसीलिए इसको कहा जाता है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, क्योंकि ड्यू टू द लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं होता है, इसीलिए ये बीमारी होती है। IMF का रिपोर्ट है, यू नो एवरीथिंग। बोइंग का जो डिफेक्टिव केस है, बोइंग किस लिए न्यूज में, बस पीसीएस में इतना पता होना चाहिए कि इसमें जो रबर सिस्टम है वो इस समय काम नहीं कर रहा है, उसमें बहुत से डिफेक्ट आ रहे हैं। अब इसके हम लोग डीप डाउन एनालिसिस में नहीं जाएंगे कि क्यों क्या हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा। जो रबर सिस्टम है, रडर सिस्टम, सॉरी, क्लियर हो गया? This is all about from the today's news. Here we will conclude our session. Thank you for joining the session. Any doubt?